Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Please help me welcome on the digital screen Mr. Arun Pathak. Welcome sir. जब हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की थी, एक 5000 का छोटा सा ड्रीम था। मेरा नाम अरुण है और मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। वैसे सूरत में रहता हूँ, बट मेरा बर्थ प्लेस गुजरात में एक सौराष्ट्र करके जगह है, एक छोटे से गांव में भावनगर डिस्ट्रिक्ट के पास मेरा बर्थ हुआ था। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट थे, पैसा ज़्यादा बना नहीं पाए। इकोनॉमिकली लोअर मिडिल क्लास में थे, बट हार्ड वर्क और ऑनेस्टी में एकदम टॉप क्लास में थे। 11th-12th में मुझे याद है मैं किसी और की साइकिल लेके पढ़ने के लिए जाता था। किसी ने मुझे यूनिफॉर्म सिला के दी थी और इंजीनियरिंग में जब इंजीनियरिंग कैलकुलेटर लेने का वक्त आया, काफ़ी सारा शोर बकोर हुआ था, क्योंकि उस ज़माने में 450 रुपये नहीं थे हमारे पास। इंजीनियर बनते ही मुझे लगा कि हमारे ज़िंदगी के जितने भी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं सब खत्म हो जाएंगे। मुझे याद है लास्ट ईयर में मैंने मेरी सिस्टर को बोला था कि 5 साल जाने दे तू, हमारे पास घर और गाड़ी सब कुछ आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से बजाज स्कूटर ले पाया 5 साल के बाद। मुझे समझ में आ गया कि नौकरी पसंद करके मैंने गरीब रहने का रास्ता चुन लिया है। और काफ़ी सारे ऑप्शंस के बारे में मैं सोचता रहता था, बट फाइनेंशियल लिमिटेशन की वजह से कभी कोई बिजनेस कर नहीं पाया। मुझे याद है शुरू के दिनों में मेरे दिमाग में एक कैरियर बनाने का भूत था। मैं सोचता था GM बनूंगा, वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, डिपार्टमेंट हेड बनूंगा, कितने सारे आदमी हमारे नीचे होंगे। तो मैं काफ़ी वर्कोलिक था, सब कुछ छोड़ के फैक्ट्री में पड़ा रहता था। मुझे याद है प्रज्ञा कई बार मुझे बोलती थी मैं भी जॉब करूं क्या। मैं समझता था मैं जॉब में बिजी रहता हूं, वेल्डिंग कटिंग ये सब काम के बीच में, इसलिए ऐसा बोलती होगी। समझने में मुझे 13 साल लगे, मेरी सैलरी कम है इसलिए ऐसा बोलती है। एनीवे, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, गॉड हैज हिज ओन वेज टू रिवॉर्ड यू। और मैं एक प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व था और सिमिलर प्रोजेक्ट हमारी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी बॉम्बे में होने वाला था। उनको एक एक्सपर्ट इंजीनियर की ज़रूरत थी जिनको ऐसा अनुभव हो। हम 2 लोग थे, मगर हमारे 2 बॉस के झगड़े के बीच में मुझे भेजा गया। एक्चुअली जाने वाला कोई और था। आज मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ झगड़ा हुआ, नहीं तो मैं लुधियाना कभी नहीं आता। मैं गया था प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए 3 दिन, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये विजिट मेरा बॉम्बे का एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। शाम को हमारे प्रोजेक्ट के जो सीनियर एसोसिएट है वहाँ के बॉम्बे के, उनके घर में देखने गया। मैंने सुना था उनके घर बहुत बड़े हैं, 3500 स्क्वायर फीट का घर है। मैं तो 8 बाई 20 की खोली में रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है, शाम को 7:30 बजे आ जाओ। करीब अप्रैल 98 की बात है, बिजनेस लॉन्च होने के 15-20 दिन पहले की बात है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो किसी को बिजनेस प्लान दिखा रहे थे। कुछ 5 मिनट की बात बाकी थी। वो सज्जन ने बोला मुझे लिटरेचर दे दीजिए, मैं ज़रा सोच के बताऊँगा। और वो जाने के बाद मैंने पूछा कि ये आप पैसे कमाने की बात कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ क्या। और रेस्ट इज अ हिस्ट्री। मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि व्हेन यू फाइंड आउट द राइट पीपल हु आर लुकिंग मोर इन लाइफ, आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी को भूख भी नहीं है, आप कितना भी अच्छा प्लान दिखा दो, वो बोलेगा ये मेरे लिए नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसे लोग हैं। मैं कई बार प्लान दिखाने जाता हूँ, लोग बोलते हैं भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, मगर गंजी में तो होल है। शायद वो भी भगवान की दया मानता होगा। यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू से यस आई वांट मोर इन लाइफ। और ऐसा बोलने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं लगी, हिचकिचाहट नहीं हुई। और इनफैक्ट जब लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मैं उनको बोलता हूँ इतने सारे सवाल की जगह आप अपना पासबुक देख लीजिए तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। जब पहली बार हमारे घर पे किट आया, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी पूरा प्लान नहीं देखा था। कॉरपोरेशन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। प्रोडक्ट का प्राइसिंग देख के डेफिनेटली थोड़ा डर गए थे। 300 रुपये का शैम्पू। अभी जब इंजीनियरिंग के फी के पैसे नहीं थे, यूनिफॉर्म किसी ने सिला के दिया था, तो 300 का शैम्पू मेरे लिए क्या, मेरे बालों के लिए भी वो सपना था। बट हमारे अपलाइन ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि ये प्रोडक्ट आपको कस्टमर के नज़रिए से नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि थ्रू दिस शैम्पू एंड विद दिस शैम्पू आप अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हो और कहाँ तक पहुँच सकते हो। और उसके बाद कभी प्राइसिंग के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ।
ऐसा नहीं कि पहले साल सब कुछ बराबर हो गया, बट काफ़ी चीज़ सीखे हमने पहले साल में। प्रज्ञा से जब शादी की बात हुई, वो खुश थी, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको कहाँ पता था कि उसके मुंह से वेल्डिंग के स्पार्क निकलते। क्या करूं, सालों भर का एसोसिएशन, पूरा दिन में जिन लोगों के साथ रहता था, ऐसे शब्द थे जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और पॉजिटिव एसोसिएशन का मौका इधर ही मिला। आपके वेल्डिंग स्पार्क को फूलों में कन्वर्ट करने की एबिलिटी ये सिस्टम में ही है। कई बार तो आदमी को पता भी नहीं लगता कि स्पार्क निकल रहे, और क्योंकि स्पार्क निकलते थे हमारी जर्नी भी बहुत होती थी। हम लोग सूरत में रहते थे, प्रज्ञा का मैका 400 किलोमीटर दूर भावनगर में है। थोड़ा ज़्यादा स्पार्क निकला तो भावनगर चली जाती थी, और 5-15 दिन में मैं समझ जाता था कि प्रज्ञा तो चाहिए, टिफिन कौन बनाएगा, तो मैं वापस उसको लेने के लिए जाता था। तो ऐसी हमारी जर्नी बहुत हुई, सूरत भावनगर। सभी ढाबों के बारे में पता है, बीच में जितने भी आते हैं। पिछले 9 साल में करीब 11 कंट्री में मैं और प्रज्ञा जाके आए। मुझे याद नहीं है हमारे कोई सीनियर कलीग, हमारे बॉस या मेरे साथ में काम करने वाला हर साल हर नवंबर में अब्रॉड जाता हो। ऐसा आप भी देख लीजिए, आज आपके आजू बाजू में ऐसे कितने लोग हैं। शायद जिंदगी में एक बार जाएंगे, और उसके लिए कितनी सारी कुर्बानी कर देनी पड़ेगी। सो ये मौका है। हालांकि सब लोग तो ऐसा नहीं समझेंगे। मेरा पड़ोसी शुरू में मुझे बोलता था ये बिजनेस इंडिया में नहीं चलेगा। मुझे सरप्राइज लगता है, इतनी सारी नॉलेज है तो वो चिदम्बरम की जगह पे क्यों नहीं है। अच्छा ही हुआ मैंने उसकी बात नहीं मानी। वो स्कूटर चलाता था, आज भी स्कूटर चला रहा है। अगर मैं उसकी बात मानता तो आज 2 लोग स्कूटर चलाते थे। बिजनेस की जब शुरुआत की तो ज्यादा तो मॉडल समझा नहीं था। मुझे लगा टीवी बंद करेंगे 5000 रुपये आएगा, और मुझे सास बहू की सीरियल से इतना प्यार नहीं है जितना मेरा फ्यूचर से है। तो मैंने तो तुरंत हाँ बोल दी, करेंगे। बट सबसे पहला इस बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा मैं समझा तो जब हमारे अपलाइन को मैं मिला। मुझे याद नहीं आज उन्होंने क्या बताया, बट एक चीज मेरे दिल में जो हिट कर गई वो ये है, मैं समझ पाया कि 2 चीज में वो हमसे बहुत आगे है। एक तो उनके पास मर्सिडीज बेंज है। अगर मैं 50 साल भी नौकरी करता तो हमारा सीनियर मोस्ट आदमी मर्सिडीज नहीं चलाता है, वो तो हमारे ओनर ही चलाते हैं सिर्फ कंपनी के। यानी फाइनेंशियली मैं बीट नहीं कर पाता। जो चीज मुझे मेरी जिंदगी में 60 साल में नहीं आएगी, वो उनके पास 34-35 साल में है। और दूसरी चीज मैं समझा कि इज अ फुल टाइम फादर। ये फुल टाइम फादर शब्द मैंने 35 साल तक मेरी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। नौकरी करता तो बाय डिफॉल्ट फुल टाइम ग्रैंडफादर जरूर बन जाता था, बट थैंक्स टू दिस बिजनेस उसी बाद मेरा कमिटमेंट बढ़ा। और आप देखिए नेक्स्ट 4.5 इयर्स के पार्ट टाइम एफर्ट के बाद ये मेरी जिंदगी का 6ठा साल है रिटायरमेंट का। मैं जॉब पे नहीं गया। प्रज्ञा ने लंच बॉक्स नहीं बनाया कभी 6 साल में। मैंने हेलमेट नहीं पहना और सेफ्टी शूज नहीं पहनता हूँ। आई कार्ड नहीं है इधर, किसी को बॉस नहीं बोलता हूँ। और पिछले 6 साल में मैं मेरे पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ और प्रज्ञा के साथ जितना मैंने वक्त निकाला उतना मेरी पिछली जिंदगी में मैंने कभी नहीं निकाला है। मुझे याद है हमारे अपलाइन से जब मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी छोड़ सकते हो या तो नया पेट्रोल डाल सकते हो। ही वॉज टॉकिंग ऑल अबाउट न्यू एक्सपेंशन। और उसके बाद कभी देखा नहीं, बट पहले साल में ज्यादा पैसा बना नहीं पाया। उससे ज्यादा अधिक पैसा शायद मैंने टूल्स में डाला, फंक्शंस में डाला। ज्यादातर लोग बोलते थे इंजीनियर हो, इतना एफर्ट अगर जॉब में लगाओगे तो तरक्की हो जाएगी, अच्छी इंक्रीमेंट हो जाएगी। आई वॉन्ट टू स्पॉइल योर कैरियर। उनकी नजर में शायद वो सच था, बट 1 साल के एंड में हमारे अंदरूनी जो चेंज आए थे वो उनको पता नहीं था। मैं समझता था 5000 रुपये का बिजनेस है, बट 1 साल के बाद मैं समझ पाया कि 5000 नहीं 5 लाख और 5 करोड़ भी कमा सकते हैं इससे। एट द एंड ऑफ 1 ईयर मैं समझ पाया कि अपलाइन रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है। हमारे जितने ट्रांसपेरेंट रिलेशन हो गए उतना ही ये बिजनेस में अच्छी तरह से कर पाऊंगा। कॉर्पोरेशन के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, बट पहले साल के बाद मुझे समझ में आया कि ये तो ग्लोबल कॉर्पोरेशन है, ना सिर्फ इंडिया में बट काफी सारी जगह पे हम ये बिजनेस फैला सकते हैं। सिस्टम के बारे में मैं समझा, और यही सब चीज को लेके क्योंकि मेरा उत्साह ज्यादा था, पीपल स्किल के बारे में मैं समझ पाया। प्रज्ञा की क्या वैल्यू है बिजनेस में वो मुझे समझ में आया। और इसीलिए जब दूसरे साल में लोगों के साथ बात करने गया, यही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ
अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा पाया, तो दूसरे साल रिजल्ट अच्छा है और 1000 को 20,000 करने में टाइम नहीं लगा। ये बिजनेस में बहुत पैसा है दूसरे साल में, बट अनफॉर्चुनेटली वो पहले साल के बाद ही आता है। और आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि इनके घर में क्यों गए आप। जैसे मैं किसी को प्लान दिखा रहा था, वो बोलता है मैंने ज्वाइन किया था मगर करके छोड़ दिया। मैंने बोला क्यों छोड़ा? बोला 6 लोगों को जोड़ा मगर उन्होंने कुछ किया नहीं। मैंने बोला दूसरी बार आपको बोलना चाहिए 7 लोगों ने कुछ नहीं किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? आप। 6 लोगों को लाने वाला कौन है? अगर वो 6 चले जाएंगे तो दूसरे 6 को कौन लाएगा? आप लाएंगे। और अगर आप गेम में रहेंगे तो ऐसे लोग हमेशा मिलते रहेंगे। यू मस्ट बिलीव इट। और बात रही जब सफलता और फेलियर की, सक्सेस और फेलियर की बात है, आप हमेशा सफलता के नंबर पे फोकस कीजिए। हर एक जगह पे असफलता के बीच से तो जाना ही पड़ेगा। कितने लोग कपिल देव को जानते हैं? कपिल देव का नाम सुना है? किसके लिए फेमस है वो? बॉलिंग के लिए। और जब वो बॉलिंग करने जाते हैं उनका गोल क्या है? विकेट लेना। और क्योंकि उन्होंने 434 विकेट्स लिए हैं, ही इज रेटेड एज अ टॉप स्टार बॉलर इन इंडिया। नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनली भी उनका नाम काफी अच्छा रेपुटेशन के साथ लिया जाता है। अगर आप उनकी कैरियर को देखेंगे तो करीब करीब 131 टेस्ट उन्होंने खेले हैं। 27,700 से ज्यादा गेंद उन्होंने डाली है, मगर विकेट मिला सिर्फ 434 में। इसका मतलब हुआ करीब 27,400 गेम पे या तो वाइड बॉल था या तो नो बॉल था, या लोगों ने उसको चौका और छक्का मार के पिटाई की होगी। आपको क्या लगता है, किसी ने जब चौका और छक्का मारा, कपिल देव ने सोचा होगा मैं क्विट करूं, या उसने सोचा होगा अगली बॉल पे दिखा दूंगा? क्या सोचा होगा? दिखा दूंगा। आप भी जब ऐसा सोचेंगे, जब कोई प्रोस्पेक्ट ना बोलेगा एक और प्रोस्पेक्ट, आप भी टॉप स्टार बन जाएंगे। कपिल देव इज नोन फॉर हिज बॉलिंग, बट आप देखिए सिर्फ 434 बॉल उसने अच्छे डाले, और जिसके लिए उसने 10-15 साल रोज 7-8 घंटा प्रैक्टिस की थी। यहां पे 6 लोगों को ढूंढने में इतनी टाइम नहीं लगेगी। आज शायद आपको लगता होगा अरुण और प्रज्ञा ने बहुत अच्छा काम किया, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, इट्स ओनली 6 years। आपको पता नहीं उसके पीछे कितनी ना है। उतनी ना अगर आप सुन लेंगे, वो 6 हाँ आपको भी मिल जाएगी। जैसे एक आदमी एवरेस्ट चढ़ रहा था और एक बार चढ़ा बट फेल हो गया, फिर दूसरी बार गया फिर वापस फेल हो गया, तीसरी बार गया फिर वापस फेल हो गया, बट चौथी बार जाते हो उसने क्या बोला पता है एवरेस्ट को? कि एक दिन मैं चढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जब चौथी बार आ रहा हूं फिर भी तू वैसा का वैसा है, और मैं तो हर बार चेंज होके बेटर होके आ रहा हूं तेरे पास। आज शायद आप प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन आंसर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपको लगता है कि ये सवाल मैं कैसे हैंडल करूं, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, आपके पास जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, आपके पास जो सिस्टम है, वो हर एक प्लान के साथ, हर एक फंक्शन के साथ आपको अच्छा कर रही है। और आप अपने चुनिंदा 6 लोगों को ढूंढने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको सीखना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 20 लोगों ने आपको ना बोला है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो 20 ना से आप अच्छा सीखे या ना सीखे। अगर आप सीख रहे हैं तो ना के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर विजन। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई बहुत बड़ा स्विमर है जो इंग्लिश चैनल स्विम कर रहा था, करीब करीब 47-48 आवर्स तक कॉन्स्टेंटली उसने स्विम किया। और वहां पे 48 आवर्स के बाद उन लोगों के साथ हमेशा एक रेस्क्यू बोट रहता है। वहां पे जाने के बाद उन्होंने बोल दिया कि अभी मैं तैर नहीं सकता हूं, शायद मैं किनारे नहीं पहुंच जाऊंगा, प्लीज लिफ्ट मी आउट। और उनको निकाल दिया, और किनारे पे जाके उनको पता लगा कि सिर्फ आधा घंटे की देरी पे किनारा था। जब ये चीज उनको पता लगी, उनको बहुत निराशा हो गई जिंदगी की कि मेरा 48 आवर्स का जो एफर्ट है, अगर एक और आधा घंटा मैं तैर लेता तो किनारे पे पहुंच जाता। किसी ने इंटरव्यू लेते वक्त पूछा कि ऐसा कैसे हो गया? ही से बहुत फॉगी था, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। देखिए एक विजिबिलिटी के एब्सेंस में आदमी क्या डिसीजन ले लेता है। अगर आज आप अपने आप को स्टेज पे नहीं देख रहे हो, एटलीस्ट अपनी अपलाइन की आंखों से देख लीजिए, और वही भरोसा और वही बिलीफ के साथ आप काम करते रहिए। एक दिन आपको खुद को बिलीफ आ जाएगा और आप सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे।
देखिए, होपलेस इंसान कभी भी बनना अच्छा नहीं है। होपलेस सिचुएशन हो सकता है, सिचुएशन में निराशा हो सकती है, बट वो सिचुएशन अगर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आप बोलेंगे कि मैं होपलेस, मैं जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। इनफैक्ट यही तो अच्छा मौका है आपकी जिंदगी का, एक इंसान का। हमारी ये जो योनि है, कितने लोग मानते हैं कि मनुष्य अवतार सबसे बेस्ट अवतार है? आप लोग, कई बार लोग बोलते हैं मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं। अरे भगवान के पास ऑप्शन नहीं था कि आपको कुछ और बनाने का? आपको चिड़िया बना देते थे, आपको कुत्ता बिल्ली बना देते थे। क्यों आप लोग बोलते हैं मेरी किस्मत में कुछ नहीं है? आपकी किस्मत सबसे अच्छी है, इसलिए आप बेस्ट अवतार इंसान के रूप में यहाँ पे आए हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्लान नहीं देखा है। आप कितना भी जोर मार लो, वो लोग मर जाएंगे, तब तक 100 करोड़ लोगों तक आप नहीं पहुंच पाओगे। मगर भगवान ने आपको चुना। पहले 10 साल के बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है, और आपके पास मौका है कि आप अपनी और आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल सकते हो। तो आप लकी है या नहीं है? आप मानते हैं आपको 6 मिल जाएंगे? जरूर मिल जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ। अगर आप रिसेंट डेज में इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में अगर कुछ भी जानते हैं, तो न्यूज़पेपर में आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस में है 15 साल के बाद, और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं हम 750 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंच गए। बिलीव। बहुत सारी कंपनियां इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बोलती है 2000 लोगों को जॉब से निकाल दिया, कोई बोलता है 4000 आदमी को जॉब से निकाल दिया। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 171% रिक्रूटमेंट बढ़ा है। ये बेस्ट मौका नहीं है क्या हमारे लिए? बेस्ट मौका है। सब कुछ तो आपके फेवर में जा रहा है, और पहले 10 साल करने में 1000 करोड़ लगा, अगले 10 साल में आप 10,000 करोड़ पे होंगे। आप मानते हो ये कर सकते हो? जरूर कर, चकने पड़ते हैं।